द लास्ट वन एक्सप्रेस हाउ वी स्पेंड वीकेंड, हमारा जो है सप्ताह का जो अंत है वो कैसे गुजरा, हम क्या वीकेंड में किए। एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो हिंदी का भविष्य ब्राज़ील में जो मैंने जो कुछ सुझाव दिया है, इसको जो है मतलब कमेटी ने वहाँ पास किया कि ये सही है। इसके आधार पर जो है एक किताब तैयार होनी चाहिए। ये तो मैंने केवल थ्योरी दिया है, ऐसा होना चाहिए, जो मैंने मॉडल प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन इस पर जो टीचिंग मटेरियल है, जो हम लोग जिसको हम लोग डायरेक्टिक बुक बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं, वो आना एक बाकी है। हमने उसमें डाला है कि ये कोर्स कैसा होना चाहिए, ग्रामेटिकल नहीं, ये 100% कम्युनिकेटिव अप्रोच के जरिए होना चाहिए। जिस तरह हम कोई मातृभाषा जो बचपन में सीखते हैं, पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं, और 5वां स्टेप है ग्रामर पे जाना। यही तरीका है जिससे हिंदी का या कोई विदेशी भाषा का एक विदेशी संस्कृति में विकास हो पाएगा। हमने कुछ पॉइंट दिया है कि इसका कम्युनिकेटिव फंक्शंस एंड जीनस क्या होगा। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, क्या क्या इसमें कंपोनेंट होगा, क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए। नंबर 1, पर्सनल प्रेजेंटेशन, व्यक्तिगत। मेरा नाम डॉक्टर शशि है, मैं ब्राज़ील से। अब वो लोग हिंदी कैसे बोलेंगे, मैं ब्राज़ील से आया हूँ, मेरा नाम डेनियल है, मैं यहाँ 4 दिन रहूँगा। कम से कम अगर वो बोल रहे हैं, अगर मुझे समझ में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हम फॉरेन लैंग्वेज में किसी के अंदर परफेक्शन का जो है एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर वो बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा क्या है, ग्रीटिंग्स, जैसे नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, जो भी ध्यान में प्रणाम बोलते हैं, तो नमस्ते, प्रणाम, शुभ प्रभात जो भी है, या शुभ संध्या, शुभ रात्रि, ये ग्रीटिंग को जोड़ना है। तीसरा क्या है, द क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट पर्सनल लाइफ। तो आपने मुझे पूछ दिया क्या करता हूँ मैं, कितने अच्छे हैं, कहाँ रहता हूँ, तो उसमें हम कैसे जवाब देंगे। इसको मैं 5 लाइन में खत्म कर सकता हूँ। अगर 5 लाइन का किसी को ट्रेनिंग दिया जाए विदेशियों को हिंदी में, वो आराम से याद कर लेंगे, बहुत आसान है। चौथा है फेयरवेल। अगर आप किसी को विदाई पार्टी देते हैं, उसमें हम किस किस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या मेन वर्ड्स है। तो मुझे लगता है कि 10 लाइन में हो सकता है। 5वां है कन्वर्सेशन अबाउट व्हाट वाज डन ओवर द वीकेंड। अब हम लोग शनिवार रविवार को जब मिलते हैं, पूरा दिन गुजार देते हैं, तो दिन भर आपने क्या बात किया, क्या बात करनी है, वीकेंड में क्या चल रहा है। हमारे लोग यहाँ पे डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह है, माना कि हम लोगों को संजय को बुला है लंच पर, दिन भर क्या चल रहा है, कुछ तो चलेगा। उस पर आधा घंटा बात होगी, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, आपने क्या किया, हम उसको 20 मिनट में समराइज कर सकते हैं। लास्ट आर द ओरल रिपोर्ट्स ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड ओवर द वीकेंड। जो भी सप्ताह के अंत में हमने इनके घर पे किया, उसका एक मौखिक रिपोर्ट तैयार करना है। ये हमने केवल डाला है। अब सवाल है कि इसको हम मतलब प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे, व्हाट वी से इन प्रैग्मेटिक वे, कैसे लाएंगे इनको, क्या क्या इसमें आ सकता है। जैसे फंक्शन, परफॉर्मेंसेज, ये परफॉर्म कैसे करेंगे, हमें क्या बोलना है हिंदी में, हेलो, हेलो सुनिए, पर सुनिए कोई बोलता नहीं है, हेलो, हेलो आप कैसे हैं, हेलो हाय आप कैसे हैं, मेरा नाम फलाने है, या फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आप कल क्या करेंगे। इस चीज़ों को मिला करके हम बोलते हैं। और सवाल है कि इससे पोटेंशियल जो लेक्सिको क्या आएगा, वो इसमें हिंदी का अल्फ़ाबेट आएगा थोड़ा सा।
व्यवसाय वगैरह है। तो हमने कुल मिलाकर के इस पे एक प्रश्न दिया है। ये हमारा एक मॉडल है। जो नेक्स्ट रिसर्चर है, आप में से कोई और भी हो सकते हैं जो पीजी हिंदी में कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, अगर कोई मेरे साथ कोलैबोरेट करने का प्रयास करेंगे या करना चाहेंगे, तो मैंने जो मॉडल दिया है, मेरे पास पूरा मॉडल है, स्ट्रक्चर है, मॉडल दिया हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, तो फर्स्ट यूनिट में क्या होगा। एक जो है अभी 110 से 120 पढ़ने का एक इसी साल या अगले साल में एक किताब निकालने वाला हूँ ब्राज़ील देश के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें हिंदी में होगा, क्लासरूम जो भी होगा टॉपिक हिंदी में भी होगा। हम उनको हिंदी में ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जैसे मेरा नाम MERANAM, उसको हम डालेंगे ताकि वहाँ के लोग हिंदी सुचारू और सुदृढ़ ढंग से जल्द सीख सके। और उसका जो अनुवाद होगा जस्ट नीचे में पोर्चुगीज में, इसको मैं नाम दिया है पोर्तिंदी, पोर्चुगीज प्लस और एक बार ये भी आने वाला है पोर्तुगीज प्लस हिंदी, इसका नाम दिया हुआ है पोर्तिंदी। और देखिए पोर्ट जो है, पोर्ट का मतलब क्या होता है मालूम है? द्वार होता है, पोर्ट का। हम किस तरह हिंदी का हुआ है ना, वहाँ द्वार खोलेंगे। हमारा एक ये प्रोजेक्ट भी आने वाला है पोर्तिंदी। पोर्चुगीज से हमने पोर्ट लिया और हिंदी से मैंने हिंदी लिया। और वहाँ पर लोग इंजी, वहाँ पर वो लोग हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं। हिंदी वैसे वहाँ साइलेंट है, पोर्चुगीज उसका नाम होगा। तो ये है। और इसके अलावा जो मेरे शायद मैं इसी महीने अगले महीने वापस जा रहा हूँ ब्राज़ील, क्योंकि मेरा PhD पूरा हो गया है और मेरे पास पूरा समय ही समय है। तो मेरा जो इंटेंशन है, एम्बेसी इसमें हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आई वेंट टू चिली, सेंटियागो गया हूँ मैं। हाँ, जो पाउलो नेरुदा का जो साहित्य है हिंदी का, मुझे लगता है कि इंडिया बहुत फेमस है। मैं उनके आवास पर गया हूँ। उनका आवास सेंटियागो से 160 किलोमीटर दक्षिण पड़ता है, इस्लाम नेगर। मैं वहाँ गया तो मैं देखा कि चिली में भी, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में अभी हिंदी का स्कोप है, फ्यूचर अच्छा है। अगर कोई इस पर रिसर्च करे, इस पर ध्यान दे, अगर एक सिस्टमेटिक वे में और टीचिंग मटेरियल तैयार करे और थोड़ा सा पोर्तुगीज़ का नॉलेज हो, तो वहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं। वहाँ के लोग एक क्लास का कम से कम 50,000 पे करना चाहते हैं। और 50,000 की बात करेंगे तो 750, 800, 900 रुपये 1 घंटा होता है। मेरे पास कम से कम 20 लोग आए, चूँकि मैं PhD में था और मेरा PhD इन लिंग्विस्टिक्स है, तो बहुत टफ हुआ मेरे लिए। बहुत मतलब ऐसा भी रहा कि मैं 28 घंटा कुछ किया ही नहीं, उठा ही नहीं लैपटॉप पर से, 28 आवर्स। तो हिंदी का भविष्य जो है, मुझे लग रहा है कि हम लोगों के हाथों में है। हम हिंदी को वहाँ पर जमा सकते हैं। तो खड़ा हुआ पहले से है, लेकिन हम उसको जमा सकते हैं। और मेरा ये जो ड्रीम था पहले से भी, मैं अगले 2 साल के अंदर ब्राज़ील यूनिवर्सिटी, जो ब्राज़ील की राजधानी है, और वहाँ से मेरा अर्जेंटीना में यूबा है, UBA, यूनिवर्सिडad de Buenos Aires, यूनिवर्सिटी ऑफ बुएनस आयरेस है। वहाँ पर मेरे दोस्त सब जो प्रोफेसर है, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। तो लैंग्वेज का जो प्रचार प्रसार करना होता है, तो हमारा काम है। तो हमने उनसे बात किया है। तो मैंने सोचा है कि पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया, जहाँ से मैंने MS और PhD किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बुएनस आयरेस, अर्जेंटीना। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है बुएनस आयरेस, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ सबको आने का मन नहीं करेगा। उसके बाद जो मेरा टारगेट है वो है सैंटियागो, चिली की राजधानी। तो मैंने सोचा है कि ये चिली की राजधानी सैंटियागो, यहाँ बुएनस आयरेस, यहाँ है ब्राज़ीलिया। तो मेरा ये है, ये मेरा प्रोजेक्ट है कि मैं हिंदी का ट्रायंगुलेशन 2 साल के अंदर करूँगा। राजधानी है सैंटियागो,
बोनस आयर्स राजधानी अर्जेंटीना का, ब्राजीलिया का। तो अभी तक में जो है इसके काम में पूरा पता कि मेक्सिको में भी हिंदी की पढ़ाई नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि इतना फंडिंग जाता है ऐसे सीआर का कहाँ जाता है? किसी को मालूम है कि भारत सरकार जो है शराब पे कितना रुपये साल में खर्चा करती है? अरबों रुपये। जब मैं जाता हूँ एम्बेसडर ऑफ इंडिया में पार्टी वगैरह में, तो मुझे जो वाइन सर्व करते हैं वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया है। सोच, अरबों रुपये साल में भारत सरकार का शराब पे जाता है। हाँ, और जब मैंने हिंदी का प्रस्ताव दिया उनके पास फंडिंग नहीं है। और सोचिए, जबकि अगर आईसीसीआर के पास फंडिंग हो ना हो, एम्बेसडर के पास जितना भी स्वामी विवेकानंद और कल्चरल सेंटर जो पूरे वर्ल्ड में है, कुल मिलाकर के 34 है पूरे वर्ल्ड में, केवल 34। और ये फंडिंग जो आता है ये एम्बेसडर के अंदर आता है। इंडियंस भी वहां जाते हैं, योगा टीचर जाते हैं, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ दिल्ली के हैं। तो अब इसमें मुझे, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, HLE मतलब वीकेंड से HFL, मैं डॉक्टर जयेंद्र को प्रस्ताव दिया था 4-5 साल पहले। मैंने कहा था कि अगर आपको अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में कुछ हिंदी में मेरे साथ काम करना है तो बताइएगा, शायद आपको याद होगा। मैं इस पर इनके जो गुरु हैं डॉक्टर गंगा साहब मीना, मैंने उन पर ही बात किया था। मैंने कहा देखिए, साहित्य बहुत अच्छी बात है, साहित्य के बिना कुछ चल भी नहीं सकता है। अगर मैं कुछ लिखता हूँ, सबसे पहला काम क्या होता है सर? लिटरेचर रिव्यू, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, लिंग्विस्टिक्स हो, सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो साहित्य के बिना सब कुछ अधूरा है। लेकिन जब हम भाषा में जो साहित्य की बात करेंगे, अगर किसी को लिखने पढ़ने नहीं आएगा तो वो उस साहित्य को, साहित्य की भाषा में उनको समझने में कठिनाई होगी। तो अगर मैं इस पे काम करता हूँ, ये अभी मेरा ये चल रहा है, ये इस साल दिसंबर में ये पूरा हो जाएगा। ये जो पोर्टेंडी है, ये इसको मैं फैलाऊंगा, तो इसमें कोई से सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से करने में। तो अगर आप लोग में से किसी को इंटरेस्ट हो फ्यूचर में कोलैबोरेट करने का, किसी के पास इंटरेस्ट है, कम से कम मान लीजिए अगर एक चैप्टर भी डालने का हिंदी टीचिंग को लेकर के, यानी हिंदी टीचिंग पे, साहित्य पे नहीं, हिंदी टीचिंग पे कोई सिटी है, इससे मान लीजिए बोध गया है। हाँ, बुद्धिज्म का बहुत डिमांड है ब्राजील में। ये बोलना भूल गया, जितने भी कैथोलिक क्रिश्चियन है वहाँ पे 80% मैक्सिमम कैथोलिक मिलेंगे जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है। क्योंकि इनकी एक खासियत भी है ना, वो लोग खुद मानते हैं कि यू डोंट नीड टू बिकम बुद्धिस्ट टू बी अ बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट बनने के लिए, बुद्धिस्ट के राह पर चलने के लिए आपको बुद्धिस्ट में कन्वर्जन करने की जरूरत हो रहा है क्या? जितने भी कैथोलिक वहां पर है, जो बुद्धिस्ट टेम्पल कौन चलाता है? सारे कैथोलिक है। एक भी कैथोलिक वहां पर बुद्ध का खिलाफ नहीं सुन सकता है। तो जिस तरह से करने का मतलब यह है, जो मैंने कहा चुनौतियां ये है कि फंड पे, तो अभय कुमार DCM थे, अभी वो दिल्ली में जो IFS होता है, इनका क्या होता है, 2 टेन्योर विदेश में होता है, इनको 1 टेन्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में दिल्ली में सेवा देना पड़ता है। मतलब 3.5 साल 2 कंट्री में रहेगा, फिर वापस दिल्ली आएगा। अभी वो डिप्टी डायरेक्टर है ICCR के, उनके पास फल लटका हुआ है, जेलों के हैं वो 2003 के बैच IFS। तो सवाल क्या है कि यहाँ इंडिया में जो है हमारा जो खुद जो एम्बेसडर हैं, जो हिंदी पर लंबी लंबी बातें करते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं हिंदी बाहर फैले। एक बहुत बड़ी जो ये साजिश है, जिस तरह हमारे यहाँ पे, और ये लोग खुद एम्बेसी में हिंदी बात नहीं करते हैं,
इस साजिश के पीछे का कारण क्या है, इस पर थोड़ा मंथन किया? आई थिंक कि ये हम लोग पहले let him finish his lecture. Let him finish his lecture. Ma'am, excuse me, let him finish his lecture. लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, क्वेश्चन हाँ, आंसर बस सेशन फिनिश कर रहा हूँ बस। इसके बाद आप क्वेश्चन, आपको जितना क्वेश्चन करना है स्पेन, पुर्तगाल, पूरा साउथ अमेरिका, यूएस, कनाडा से कर सकते हैं। कंक्लूड कर दो। तो यही है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ना मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ और शायद वैसे भी साल भर के बाद मैं इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने वाला हूँ। तो सवाल ये है कि मेरी जो अभिरुचि है, मेरी अभिरुचि ये है कि हिंदी को बाहर में कम से कम साउथ अमेरिका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लैंड है। ब्राजील में देखिए तो 47% लैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज विद ब्राजील। इंडिया का 2.5 गुना बड़ा देश है ब्राजील, 2.5 गुना। ब्राजील का जो अमेजन है केवल छोटा सा पार्ट, दैट इज इंडिया। तो अब क्या है नहीं है, देखिए वो एम्बेसडर है, डिप्लोमेट है, वो गवर्नमेंट के जो है मतलब वहाँ पर प्रतिनिधि है, और साजिश है। जबकि 2011 का डेटा कहता है कि भारत में 41.7% लोग हिंदी बोलते थे एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। इंडिया में 2-3 चीज़ें हैं हमारे भारत में, मातृभाषा, प्रथम भाषा और ऑफिशियल भाषा में अंतर है। वर्तमान में जो मेरा रिसर्च कहता है 51% भारतीय हिंदी बोलते हैं एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। इसके अलावा 20% भारतीय हिंदी बोलते हैं एज ए सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज, यानी कि वो हिंदी जानते हैं। आप अभी आंध्रा जाइए, मैं ताड़ीपत्री गया था, अनंतपुर जिला, 2014 में काम करने के लिए, उनको हिंदी आती है। तो अगर हम 50% ले लें जो हिंदी बोलते हैं एज ए फर्स्ट लैंग्वेज और 20% एज ए सेकेंड लैंग्वेज, अगर हम 70% लेते हैं 1.5 बिलियन, 150 करोड़ का जो 70% होता है, कितना होता है? 75 करोड़ प्लस कितना होगा? 15 से 105 हो गया, मतलब मोर देन, मतलब 105 करोड़ लोग हिंदी इंडिया में बोलते हैं। अरे उनका अंदर गुस्सा है ना। मैं चेन्नई गया हूँ, मैं बेंगलोर गया हूँ, मैं कलिकट गया, मैं पूरे इंडिया घुमा हूँ, उनके अंदर गुस्सा है। वो गुस्सा में जानबूझकर हिंदी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? 1968 का जो एनपीई है, 1968 का, और जो 1986 का जो एनपीई है राजीव गांधी का, उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर उससे किया जाता, हम लोग भी आज तमिल या तेलुगु बोलते और वो लोग हिंदी बोलते। मैं बिहार बोर्ड से हूँ और बिहार बोर्ड का माड़ा हूँ। माड़ा इसलिए हूँ, हमें हिंदी पढ़ाया गया प्रथम भारतीय भाषा, ठीक है। संस्कृत जो हमारे यहाँ पे द्वितीय भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है, कितने टीचर संस्कृत में बात करते हैं बताइए? और 10वीं के बाद इसका क्या यूज है? जिसका यूज इंग्लिश में है उसको 10वीं में हटा दिया गया। कितना नुकसान हो रहा है। अगर तो एनपीई में लिखा हुआ है कि जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनके लिए हिंदी प्रथम भारतीय भाषा होंगी, इंग्लिश बीच में रहेगा, और तृतीय भारतीय भाषा में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ML और MIL में कोई जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो कोई एक साउथ इंडिया की भाषा पढ़ेंगे। ये एनपीई 1968 में जो इंदिरा गांधी बनाई थी, लिखा हुआ है। आप लोग उनको पढ़िए, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। 42 पन्ना का है एनपीई, बहुत अच्छा है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। और यही है, आपका जो सवाल है जो भी है इसके संदर्भ में आप सवाल कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है, पोर्चुगीज आप पढ़ाते हैं या स्पेनिश आप पढ़ाते हैं? पोर्चुगीज में जहाँ तक मुझे लगता है कि उसमें रेट्रोफ्लेक्स साउंड नहीं है, और हिंदी जो भाषा है उसमें रेट्रोफ्लेक्स साउंड है। तो दोज हु आर अनएबल टू प्रोनाउंस रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स, how will you be able to teach them or to teach them to pronounce the retroflex sound like tada? हमको लगता है कि स्पेनिश में रेट्रोफ्लेक्स साउंड है, ये तो हेल्प कर।
यू राइट। एक्चुअली हिंदी का जो नई अवधारणाएं है ना वो संस्कृत से लिया गया है, कहते हैं लिंग्विस्टिक इशू कहता है। जो फोनेटिक्स है, हिंदी का हाँ, फोनेटिक्स है, हाँ। उसमें ट ड रेट्रोफ्लेक्स साउंड है। हाँ हाँ बट आप अगर पोर्टुगीज या स्पेनिश इवन फ्रेंच में भी हाँ। रेट्रोफ्लेक्स साउंड जो है नहीं वो है। नहीं है। तो दोज हु आर अनएबल टू प्रोनाउंस रेट्रोफ्लेक्स साउंड, अब हिंदी जब आप सिखाएंगे तो उनको रेट्रोफ्लेक्स साउंड तो सिखाएंगे ही, हाँ, तोड़ना आपको उनको सिखाएंगे, हाँ। जोड़ना सिखाएंगे, बट दे आर अनएबल टू प्रोनाउंस ट ड। तो ऐसे लोगों को आप जिनको के रेट्रोफ्लेक्स साउंड बोल नहीं पाते उनको आप कैसे सिखाएंगे? ये क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम फर्स्ट बार आए हैं, तो हमारे जो बिहार के लोग हैं उन्होंने इन्वेंट कर चुका है ट। पोर्चुगीज में ट है ब्राजील का ट ड